नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। देश दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन नफरत भी फैली हुई है और उस नफरत को लेकर के तमाम लोग चिंतित हैं, तमाम संस्थाएं चिंतित हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। हमने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुनवाई करते हुए मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच के मामले में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की और मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि वो क्या थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी और उनसे बोला कि अब आप इससे नफरत खत्म करिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स केंद्र के जो सेक्रेटरी हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि ये पूरा डेटा कंपाइल करें कि कौन कौन से राज्य ने क्या क्या किया है। कब? 2018 में। लिंचिंग और मॉब वायलेंस के लिए अंग्रेजी में जो एक्सप्रेशन है जो इस्तेमाल किया गया है, इज अ क्रीपिंग थ्रेट इंस्टिगेटेड बाय इंटॉलरेंस एंड मिस इंफॉर्मेशन इन फेक न्यूज। यानी कि फेक न्यूज और असहिष्णुता की वजह से एक क्रीपिंग थ्रेट है, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, हेट स्पीच। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला, उस गाइडलाइंस में सब कुछ है 2018 में, कि एसपी रैंक का एक अफसर है वो नोडल ऑफिसर बनेगा और उसके अधीन ये सारे मामले आएंगे, इसमें एफआईआर होगी। तमाम गाइडलाइंस दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। अब पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछ दिया। उन्होंने कहा कि लाओ बताओ किसने क्या क्या किया। 2018 में हमने आदेश दिए थे, लेकिन हम जानते हैं 2018 से लेकर अब तक कोई नफरत कम तो हुई नहीं है, उल्टे आरोप ये हैं बढ़ और गई है। आप देखिए, चाहे वो धर्म संसद के मामले हों, चाहे अजमेर के खादिम हों, चाहे यति नरसिंहानंद हों, ये मामले कम नहीं हुए और आरोप भी ये लग रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रयोग है। तो मुकाबला में आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर। नफरत पर क्या अब जरूरत पड़ गई है एक सुप्रीम नकेल की? क्या सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकता है नफरती प्रयोग को? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अनिल शुक्ला वारसी, आप फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आदिल सिंह बोपराई, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अनस तनवीर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। और अश्विनी दुबे, आप भी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और राजनीतिक विश्लेषक। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस शो का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। शुरुआत में हम सारे वक्ताओं को 1 मिनट का समय देते हैं अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं अनिल जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। अनिल शुक्ला वारसी जी, आपका 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको पूरी तरह फॉलो किया और पूरे यूपी के जितने भी हमारे एसपी हैं सबको नोडल ऑफिसर बनाया गया और नोडल ऑफिसर बना करके ये जिस तरीके से ये मॉब लिंचिंग हो रही या लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए एलआईओ को भी सक्रिय किया गया। वो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं कोई बात होती है और उसको पूरी तत्परता से उत्तर प्रदेश में उस पर काबू करने का काम किया जा रहा है। और इसमें अभी नई चीज जो हमने अभी ये जो अब हमारी दोबारा सरकार बनी है 2.0 में, तो इसमें हम लोगों ने एक अच्छा काम किया कि लगभग जो है 74,500 लाउड स्पीकर हम लोगों ने मस्जिदों से, मंदिरों से हटाए हैं, क्योंकि इनके वजह से कुछ ज्यादा ही इस तरह की अफवाहें फैलती हैं और इस तरह दिक्कत आती है। तो उसको भी हटाने का हम लोगों ने काम किया है और जहां कहीं भी इस तरह कोई बात आती है तुरंत हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं और जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होती है। एक राजनीतिक रूप से आरोप जो लगा है अनिल शुक्ला जी, वो ये है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ एक तरफ, एक दिशा में ज्यादा हो रही है और दूसरी दिशा में अनदेखी हो रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप इस पर जवाब दे दीजिएगा। अभी जरा मैं शुरुआती वक्तव्य के और लोगों के पास चले जाऊं। आदिल सिंह बोपराई, आपका शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट। देखिए संकेत जी, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा, नफरत और विभाजन की राजनीति को और ऐसे भड़काऊ भाषणों को बढ़ावा देती है अपने राजनीतिक लाभ के। और ये एक बात किसी से नहीं छुपी कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, जो इलेक्शनों में भड़काऊ भाषण दिए हैं, दंगों के समय भड़काऊ भाषण दिए हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। मैं अब आपके माध्यम से देश के सामने एक बड़ा ही सरल सवाल रखना चाहूंगा। एक तरफ थे भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, और दूसरी तरफ थे एक ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर
और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है रतन लाल। दिल्ली पुलिस ने प्रोफेसर रतन लाल और जुबैर के खिलाफ कार्रवाई की, उनको अरेस्ट किया, पर भाजपा के प्रवक्ता की बात आती है उन पर कोई कार्रवाई नहीं कही गई, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप रेड कारपेट बिछा रहे हैं। हाँ, एफआईआर जरूर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, हाँ, पर कोई सख्त कार्रवाई की या नहीं की। तो जो सवाल देश के सामने आता है कि ये दोगलापन, ये डुप्लिसिटी, ये डबल स्टैंडर्ड, तो डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में यहां पर आदिल सिंह बोपरे बात कर रहे हैं। अनस तनवीर, शुरुआती वक्तव्य के लिए आपका 1 मिनट। जिन गाइडलाइंस का आपने जिक्र किया है, उन गाइडलाइंस को जिस टीम ने ड्राफ्ट किया था, मैं उसका हिस्सा था। सन 2018 में जब ये जजमेंट आया, उसके बाद लिंचिंग की घटनाओं में थोड़ी कमी भी हुई। ये जजमेंट बहुत इफेक्टिव था, ये गाइडलाइंस बहुत इफेक्टिव थी, लेकिन साथ ही साथ यूनियन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पे कानून बनाया जाए, क्योंकि आप इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे जब तक लिंचिंग की डेफिनेशन नहीं बनाएंगे। इस चीज को लेके एक कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर पे एक मीटिंग हुई थी, मैं उसका हिस्सा था, और उस मीटिंग के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। ये बात हो गई सरकार का क्या विचार है इस पे। दूसरी चीज, 2018 के अक्टूबर के बाद से सुप्रीम कोर्ट में भी इसके कंप्लायंस को लेके कोई हियरिंग नहीं हुई है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है। ये जजमेंट अभी बहुत काम आया था जब धर्म संसद के नाम पे नफरत फैलाई जा रही थी माननीय यति नरसिंहानंद जैसे लोगों द्वारा। तो उस टाइम पे भी जब उत्तराखंड में होने वाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने बस पूछा कि आपने ये गाइडलाइंस का पालन किया है कि नहीं, इतने पे ये सारी धर्म संसद रुक गई। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इनका कंप्लायंस कर सकता है और स्टेट चाहे तो बिल्कुल। इसीलिए हमने ये शीर्षक भी चुना। हमने क्या बोला कि नफरत पर सुप्रीम नकेल, क्या सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकता है ये नफरती प्रयोग? क्योंकि गाइडलाइंस है, अब वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बताइए आपने हमारी गाइडलाइंस पे क्या किया, और उसके बाद फिर वो श्वेत पत्र देना होगा कि आपकी इस गाइडलाइंस को पालन करने के बाद आप क्या क्या कर रहे हैं। मैं अश्विनी दुबे के पास आना चाहता हूं उनके शुरुआती वक्तव्य के लिए। अश्विनी जी। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, विविधता में एकता इसकी सबसे अच्छी विशेषता है, और जनता को, शासन को, प्रशासन को विविधता में एकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। आज जरूरी क्या है, चाहे वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो, और चाहे हेट स्पीच पर किसी व्यक्ति को ना तो स्टेट स्पॉन्सर करे ना पैट्रोनाइज करे। राज्य का प्रयास होना चाहिए कि सांस्कृतिक सापेक्षतावाद को स्वीकार करे और हेट कानून के परिप्रेक्ष्य में यह करे कि जो भी हेट स्पीच जैसी चीजें करे, चाहे किसी भी जगह से, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म से हो, उसके अगेंस्ट कार्यवाही करिए। और आज की तारीख पर परिभाषित करने की जरूरत है कि आज हम 2022 में हैं। जिस समय इंडियन पिनल कोड बना था, उस समय धर्म, जाति, जन्म, भाषा के आधार पर आपने प्रावधान बना दिया कि दो समूहों के बीच दुश्मनी, लेकिन उसमें सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, लिंक्डइन नहीं था, जहां पर कि आप अपनी बात को कहें और वो समाज में जो है नफरती बीज पैदा करे, समाज में आपस में रिफ्ट पैदा। इसलिए जरूरत है कि आज के उसको परिभाषित करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस कार्यक्रम को और इस बहस को आगे लेकर के जाएंगे कि किसने कितनी कार्रवाई की और किसने किस तरीके से कितनी कार्रवाई की है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बने रहिए हमारे साथ। तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अब मैं अनिल शुक्ला वारसी जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपने सुना आदिल बोपरे का क्या कहना है कि एक भेदभाव से की गई कार्रवाई करते हुए दिखती है भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में, कि आपने नोडल ऑफिसर बना तो दिया, खाना पूर्ति कर दी, रिकॉर्ड में कोई आपसे पूछेगा तो आप दस्तावेज भी दिखा देंगे, लेकिन जमीन पर हकीकत में क्या हो रहा है। यति नरसिंहानंद का अगर आप मामला ले लें तो कितने टाइम बाद उसमें कार्रवाई हुई। उस समय सरकार किसकी थी? उत्तराखंड की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। फिर बुराड़ी में, यहां पर दिल्ली में उन्होंने बेल में छूट करके आकर के फिर नफरत फैलाई, उसके बाद भी कार्रवाई बहुत ही लचर हिसाब से हुई। तो ऐसे में आपके नोडल ऑफिसर क्या कर लेंगे जब कार्रवाई नहीं करेंगे? कार्रवाई हो रही है। देखिए, इन लोगों को समझ में नहीं आता। एक्चुअली होता क्या है कि जब पहले की सरकारों में
दिक्कतें होती थी तो इनको दिखाई नहीं पड़ता था। अभी क्या है, जो अपीजमेंट पॉलिसी थी कांग्रेस की या दूसरे सरकारों की, उसको हमने कर्ब किया है, उसको बंद किया है। और उसका नतीजा आप खुद देख रहे हैं, कश्मीर में हमने 370 हटाई, 35 से हटाई। जिस तरीके से वो प्रोविजन था कि पीओके भी हमारा ही देश का अंग था, उसमें हम 24 सीटें छोड़ करके बाकी पे लड़ते थे। तो शुरू से कांग्रेस ये मानती रही, लेकिन कभी प्रयास नहीं किए। धीरे धीरे वहां पे आधिपत्य किसका होने लगा? पाकिस्तानियों का। सारे वो लोग जमने लगे, पंडितों को किस तरीके से खदेड़ा गया सबको पता है। अब अगर हम उसको ला के, कानून को ला करके और अपीजमेंट रोक करके अगर हम न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई है। नहीं, अनिल शुक्ला जी, मुझे आपसे ये सवाल पूछना, देखिए आरोप ये है कि आपने जो आप कार्रवाई कर रहे हैं उसमें, अब देखिए कई ऐसे उदाहरण हैं, आप उसका हवाला राजनीतिक रूप से दिया जाता भी है कि कार्रवाई होती दिख रही है लेकिन एक दिशा में ज्यादा दिखती है। अब एक दिशा में ज्यादा लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना, इसलिए दिख रही है, और कोई बात नहीं है। आप देखिए, कोई भी मामला आता है तो ज्यादातर उन्हीं के नाम आते हैं ना। वो लोगों को, उनको जो है कम से कम भारतवर्ष में भारत को अपनी माँ या अपना भारत अपना देश मान करके और भारत के हर उसमें हर चीज तरह से प्रक्रिया व्यक्त करना चाहिए। अब वो किसी मकसद को लेकर के काम करते हैं तो फिर ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कार्रवाई ज्यादा पे होती है। जो आदिल सिंह, आप कैसे जवाब देंगे? नहीं, ये ज्यादा कार्रवाई, और ये अब आप जैसे लुलु मॉल का मसला उठा लीजिए, उसमें लोगों ने नमाज पढ़ी, वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन बाहर जितने सारे लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, व्यवस्था खराब की, कि मुख्यमंत्री को खुद आकर के बोलना पड़ा कि ये सब नहीं होना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई कीजिए, उनकी तो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। जब अभी सब मना हो गया कि हमको जो है केवल धार्मिक स्थान पे ही जाकर के पूजा अर्चना करनी है या हमको जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है, तो आप जो है लुलु मॉल में जाकर के इस तरीके से आप क्या तो करना चाहिए? नहीं, नमाज पढ़ना भी गलत था, लेकिन उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी तो गलत था। लेकिन इस तरीके से नमाज पढ़ करके और लोगों में एक संदेश देना ये अच्छी बात नहीं ना। जब मना कर दिया गया है, सरकार ने मना किया है, तो आप जाओ मस्जिद में खूब नमाज पढ़ो। किसने मना किया? ठीक, आदिल सिंह आपका जवाब। देखिए संकेत जी, भाजपा से कोई उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी बड़े स्पष्ट तौर से कह रही है। भाजपा से इस मुद्दे पर, इस मसले पर कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इनके लिए ये एक राजनीतिक टूल है। आप समझिए, इनके लिए वोट बटोरने का ये माध्यम है। खड़े उतरे नहीं। चलिए सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, इनके लिए वोट बटोरने का माध्यम है। ये तो चाहते हैं कि देश में और विभाजन हो, ये तो चाहते हैं कि देश में और ध्रुवीकरण की राजनीति हो। अरे आपको तो ये जो सारे लोग, संकेत जी आपको इंटरवीन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक सेकंड अनिल जी, मैं वापस आऊंगा, आप अपनी बात कह लीजिएगा, वो अपनी बात खत्म कर। ठीक। हमारा ये मानना है कि जो भी हैं ये जो भाजपा के लिए, भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता जो भड़काऊ भाषण करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, टेम्पर्स को फ्लेयर अप करते हैं, ये अपनी पार्टी की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। मुद्दे की और मसले की बात है संकेत जी, मैंने एक बड़ा सरल उदाहरण दिया था। जो नफरत फैलाता है, जो भड़काऊ भाषण देता है, उसे आप रेड कारपेट दे रहे हो, और जो नफरत को दिखा रहा है कि देखिए ये भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, इस पे पुलिस कार्रवाई करे, उसे आप जेल के अंदर डालते। ये कहां का न्याय है? ये कहां कर सकते हैं? नहीं जी, आप किसके बात, ये मेरे ख्याल से नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर का जिक्र कर रहे हैं। ये पूरे देश के सामने है ये बात। एक फैक्ट चेकर बताता है, रिपोर्टेज करता है कि ये हेट स्पीच दी गई है, और दूसरी साइड जिनको भारत सरकार कहते हैं ये फ्रिंज एलिमेंट। पर संसद में खड़े होकर के अनुराग ठाकुर ने ये बोला है, जो फैक्ट चेकर के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, हमको उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखिए, और ये तब जब सुप्रीम कोर्ट से उनको जेल के आदेश मिल गए। संकेत जी 30 सेकंड, मेरा ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट की एक ओरल टिप्पणी है कि भाजपा के प्रवक्ता ने देश में एक नफरत का साइकिल शुरू किया है। क्या भाजपा कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत कह रही है? अब तक उस भाजपा के प्रवक्ता को अरेस्ट नहीं किया गया। प्रोटेक्शन ऑर्डर तक अभी चंद दिन पहले ही आया था। आपने एक ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर को तो अरेस्ट कर लिया, वही धाराओं के नीचे, पर जिसने भड़काऊ भाषण दिया था उस पे आपने कोई सख्त कार्रवाई। जवाब ले लेते हैं अनिल जी का इस पे। जी अनिल जी, आप बताएं। अब देखिए, कांग्रेस के लोगों को तो ना तो कानून पे विश्वास है, ना कॉन्स्टिट्यूशन विश्वास है। सारा सब कुछ इनके समय पे ही सब कुछ बने कानून, और ना जो है क्या नाम एजेंसियों पे विश्वास है। अरे भाई, एजेंसी अपना काम कर रही है,
मुकदमा लिखा है, उसमें क्या कार्रवाई जरूरी है वो करेगी। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, सवाल ये है, सरकार का होता है। सवाल ये है, नहीं, वो तो सवाल जो पूछा गया वो ये है कि जो फैक्ट चेकर है वो तो हो गए गिरफ्तार, और उनके ऊपर जो है एक सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं दुष्चक्र चल रहा था कि एक में बेल मिली, दूसरी एफआईआर, एक और में बेल मिली, दूसरी एफआईआर। और यहां पर एक नुपुर शर्मा है जिन्होंने नफरत फैलाई, जो सुप्रीम कोर्ट खुद ये ऑब्जर्वेशन टिप्पणी दे रहा है कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है नफरत फैलाने के लिए। इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि नफरत पर क्या सुप्रीम नकेल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कस सकता है कि सरकार अपने काम में विफल हो गई? नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। नूपुर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष में भी बोला है और अगेन भी बोला है, दोनों तरह की बातें बोली है ना जी। तो अपना तो एजेंसी तो अपना काम कर रही है। अनस, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एफआईआर तो लिखी गई है। देखिए अनस, अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, अब आजम खान के ऊपर 80 मुकदमे हैं, तो आप कहो कि मुकदमे भाई जितना उन्होंने क्राइम किया, अब उनकी सरकार थी तो नहीं लिख पाए, जब सरकार बदल गई तो जिन जिन लोगों ने मुकदमे तो लोगों ने जाके लिखवाए ना, सरकार तो एप्लीकेंट नहीं थी। ठीक है, एफआईआर तो जाकर के लोगों ने दी। ठीक है अनस जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब ये बोलेगी कि बताइए भाई आपने क्या क्या किया, तो एक कागजी कार्रवाई के तहत ये आराम से ये दिखाया जा सकता है कि देखिए हमने ये किया, ये हमारा नोडल अफसर, ये फलाना, इतना, ये वो सारा, वो काम बड़ा प्रॉपर लग सकता है कागज में, लेकिन कागज को हकीकत में बदलना ये क्या हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? संकेत जी, बस एक सवाल आपसे इस पे भी मैं करूंगा। एक डायरेक्शन था कि रेडियो, टीवी, न्यूज चैनल्स पे टिकर चलाया जाए, न्यूज चलाई जाए कि लिंचिंग एक अपराध है। स्टेट ऑफ यूपी से लेके बाकी हर स्टेट ने 2018 में एफिडेविट डाल दी थी कंप्लायंस की कि हमने कंप्लायंस कर दिया है। आपने कभी सुना आज तक रेडियो पे या टीवी पे कभी ये चला? ये हुई है कंप्लायंस। ये एक लौती चीज सामने दिखा देती है। अभी हमें कई बार हरियाणा में इंसिडेंट्स हुए हैं लिंचिंग के, जहां पे हमको लिखना पड़ा है कि आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्योंकि लिंचिंग की डेफिनेशन नहीं है। आप इसको नॉर्मल मर्डर की तरह ट्रीट करेंगे तो आप गाइडलाइन से विमुक्त हो जाएंगे, तो वो गाइडलाइन नहीं हो पाती है। दूसरी चीज एक और है, अभी आपके चैनल पे एक बॉर्डर लाइन हेट स्पीच हो, जब आप बात राजनीतिक करने लगते हैं, जब आप बात सिर्फ एक पक्ष की करने लगते हैं, अगर आपको गलती सिर्फ एक पक्ष की दिखती है, आप इंडिकेटिव तौर पे भी बोलते हैं ऐसी बातें जो कि साफ साफ दिखता है कि एक कम्युनिटी के लिए बोली जा रही है, तो उससे भी वेमनेस फैलता है, वो भी एक अपराध है, वो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। लेकिन चूंकि इतना नॉर्मलाइज हो गया है, ये ऐसे गाने, बेहुदा गाने चलने लगे हैं कि गालियां चलने लगी हैं रैलियों में। शुरू हुआ था देश के को गोली मारो तो वहां से आज उसका बहुत अलग अलग रूप हो गया है। ये सब हेट स्पीच है। इन सब हेट स्पीच का जो सोर्स है कहीं ना कहीं एक जैसा है, कहीं ना कहीं एक है, और सरकार चाहे तो एक घंटे में इन सब चीजों को खत्म कर सकती। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, सरकार से तो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, हेट स्पीच कम तो हो नहीं रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद की जा सकती है? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आप बताइए हमको आपने क्या कंप्लायंस किया, मेरा सवाल मैं दोबारा दोहरा दूं, कंप्लायंस के नाम पर यह दिखाया जा सकता है कागज पे कि हमने कर दिया, लेकिन वास्तविकता अलग है। तो यह सुप्रीम कोर्ट को कैसे अवगत कराया जाए कि आप देखिए कागज पर आपको कोई चीज दिख रही है लेकिन जमीन पर वो नहीं है? देखिए, इस पे चूंकि हम खुद पिटिशनर के वकील हैं इस केस में, तो जो स्टेट ने फाइल किया है कंप्लायंस, हमने उनके जवाब भी दाखिल किए हुए हैं कि जमीन पे नहीं है। कई खोजी जो पत्रकार हैं उन लोगों ने इस पर रिपोर्ट भी की है कि इसका कितना कंप्लायंस हुआ है। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है ऐश्वर्या अय्यर की इस पे। तो उन रिपोर्ट्स को हमने सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख पेश करना है, उनको हम पेश करेंगे और वो एक हकीकत से रूबरू करा देगा सुप्रीम कोर्ट को कि जो इन्होंने कागज पे एफिडेविट दिया और जो हकीकत है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, जो पिटिशनर हैं इस मामले में अश्विनी दुबे, पिटिशनर का यह कहना है कि 2018 की ये कोई भी गाइडलाइंस जो हैं वो लागू ही नहीं हुई हैं, और अगर लागू की हुई दिखाई जा रही हैं तो वो हकीकत में जमीन पर उसका कोई असर नहीं है। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। मेरा
सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अगर हम पावर्स की बात करें तो अनलिमिटेड पावर्स है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को ये कहता है कि ये प्रोटेक्ट करेगा हर एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट। हाँ। और अगर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धार्मिक भावनाओं के आधार पर दो समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा दिया जाता है तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और स्टेट अगर फेल करती है तो कोर्ट्स जो है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते वो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती है। विधि आयोग की 276वीं रिपोर्ट में भी यही बात कही गई, प्रवासी भारतीय के केस भी बात यही कही गई। सवाल यह है कि इंडियन पीनल कोड में एक धारा है 153A जो कि हेट स्पीच को करती, लेकिन वो धारा 18वीं शताब्दी में बनी। 2022 में चूंकि आज की तारीख में उसको नए तरीके से परिभाषित करने की जरूरत है, ये यहां जरूरत है। और मैं एक सेकंड, एक जरूरी बात आपने बोली। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करना चाहिए ये समझ के कि एक दिक्कत है और उसके बाद उसको परिभाषित करके उसमें एक नया कानून बनाने की। कानून वही रहना चाहिए, लेकिन हाँ। सजा का प्रावधान इतना स्ट्रिक्टर करिए आप। और आज की तारीख में पहले क्या था, जो 153 धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा, उस समय ना सोशल मीडिया था, ना उस समय ट्विटर था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना तमाम जो यूट्यूब, फेसबुक और ये चीजें। तो अब उसके माध्यम से भी बढ़ाया जा रहा है दो समुदायों के बीच में सद्भाव दुर्भाव, दो समुदाय लड़ रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से, आज के हिसाब से तो किस चीज की परिभाषा आप चाहते हैं? एक तो देखिए लिंचिंग की, अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहे थे कि अगर आप मर्डर केस की तरह उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो लिंचिंग की तरह कभी आएगा ही नहीं। देखिए, लिंचिंग को भी, हेट मॉन्गरिंग को, हेट स्पीच को और किसी भी प्रकार से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला कोई स्टेटमेंट, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी करे। अब असली बात यह है कि इस पर देखिए संसद सत्र चल रहा है, अब बहस हो जानी चाहिए कायदे से। आदिल सिंह बोपरे, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको नहीं लगता है कि ये प्राथमिकता होनी चाहिए संसद की कि आए, कानून लाएं और परिभाषित करें लिंचिंग और हेट स्पीच को, और उसके बाद आप उस पर दंड के प्रावधान बनाएं? संकेत जी, दिक्कत शॉर्टेज या लैक ऑफ लॉज की नहीं है। हाँ, दिक्कत मंशा की। आप समझिए बात, कानूनी प्रावधान अभी भी हैं, 153A, 153B, 295, 505, थोड़ा आम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए इन धाराओं का मतलब समझा दें। जहां तक हेट स्पीच की बात है, अभी भी संविधान में और हमारे इंडियन पीनल कोड में ऐसे प्रावधान हैं जहां सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है, अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा सकता है। मुद्दा वो नहीं है, आप सजा भला इसकी 10 साल कर दो, पर जो भाजपा और भाजपा के एफिलिएट्स हैं, जो उनसे नाता रखते हैं, अगर वो भड़काऊ भाषण देना बंद नहीं करेंगे और सरकार उन पे कार्रवाई नहीं करेगी तो ये कानून का मकसद क्या है, कानून का फायदा क्या है? आप समझिए बात। दुबे जी एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि आप सजा बढ़ा दीजिए, आप इसको परिभाषित कर दीजिए, पर मुद्दा तो ये है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो लॉ का क्या होगा? अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, क्या अरेस्ट किए गए थे जो भाजपा के नेता थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए गए? क्या भाजपा के प्रवक्ता को अरेस्ट किया गया? आप बाकियों को तो अरेस्ट कर लेते हो। समस्या ये है कि जो लॉज को अप्लाई किया जा रहा है वो डिफरेंशियली किया जा रहा है, वो भेदभाव के साथ किया जा रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स के साथ किया जा रहा है। मसला वो है संकेत जी, और कारण ये है कि भाजपा आज इन मुद्दों के सिवाय और इनके पास कोई बात करने की कोई चीज ही नहीं बची। आप अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए, आप बेरोजगारी की स्थिति देखिए, आप महंगाई की स्थिति देखिए, आप हिंदुस्तान के जो इंडियन रुपी विज़ावी डॉलर की स्थिति देखिए। इन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर नहीं, देखिए अर्थव्यवस्था सीधी तरीके से वो उस चक्के का एक पहलू जुड़ा हुआ है। अगर ये डिस्ट्रैक्शन के लिए करते हैं संकेत जी, ये डिस्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। हाँ। क्योंकि अगर ऐसे आज मुद्दे हमारी सोसाइटी में नहीं होते तो आप शुक्ला साहब से पूछते कि बताइए जी आज पेट्रोल 110 रुपए क्यों हुआ है, आज बेरोजगारी इतनी बड़ी। उनका ये कहना है कि ये जो पुराने समय से जो तुष्टीकरण की रणनीति चली आ रही है उसके चलते एक सुप्रीम कोर्ट तुष्टीकरण कर रहा है संकेत जी। हाँ? क्या सुप्रीम कोर्ट तुष्टीकरण कर रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाजपा के प्रवक्ता ने एक नफरत का साइकिल शुरू कर दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट तुष्टीकरण कर रहा है? अनिल शुक्ला, आपका जवाब। कठिन अनिल जी का जवाब ले लेते हैं। इंडाइटमेंट किया था जो धर्म संसद हो रहे थे, क्या सुप्रीम कोर्ट तुष्टीकरण कर रहा था?
अनिल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज को आप तुष्टीकरण कह रहे थे उसको रोकने के लिए अब आपने अपना तुष्टीकरण का अपना वर्जन शुरू कर दिया है? नहीं, बात इस बात की नहीं है। बात इस बात की है कि देश इस समय विकास की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अभी क्या है, स्टिल आफ्टर वी आर गोइंग टू कंप्लीट 75 ईयर्स इन अगस्त, स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री, बट वी आर नाउ गोइंग टू convert into developed country. Anil ji, Hindi. That we are working day and night. Every leader of the BJP, every office leaders of the BJP, they are working day and night. तो उनको ये लग रहा है कि ये सब कुछ हो जाएगा तो भाजपा तो 50 साल तक बनी रहेगी, ये कहीं जाने वाली नहीं है। अगर महंगाई देखना तो बगल में देखो पाकिस्तान की क्या हालत है। अरे अब अनिल जी, पाकिस्तान से तुलना मत कीजिए ना। आप श्रीलंका में देखिए क्या हालत है। हमेशा तुलना अपने से ऊपर देश है, आप वहां जाके देखिए। इतना जो है कहना, इतना पैंडेमिक के बाद भी हम लोग जो है इकोनॉमी को मजबूती से इस पे कंट्रोल किए हुए हैं, और हमारी बेरोजगारी दर भी घट रही है लगातार। यहाँ बात दूसरी है अनिल जी, यहाँ बात हो रही है कार्रवाई, नफरत के खिलाफ कार्रवाई की। नहीं, कार्रवाई के लिए चीज अपनी तुलना हम पाकिस्तान से नहीं करें तो बेहतर। हमने कोई एजेंसी को इरेडिकेट तो किया, किसी एजेंसी को इरेडिकेट तो किया नहीं है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनको अच्छा, और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक उनको बढ़ाने का काम किया गया है। एक सेकंड अनिल जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमारे जो डायरेक्शन हमने दिए थे 2018 में, एक पिटिशनर ने बोला वो पालन नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि लाओ बताओ कितना पालन हो रहा है। तो आप राजनीतिक रूप से तो आरोप लगा सकते हैं, अब आप सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी बोलेंगे। 2018 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसका हम लोगों ने बाकायदे एफिडेविट जो है वहां फाइल किया हुआ है, एंड वी आर कंप्लाइंग द कंडीशंस एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उस पर सारी जगह काम हो रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट हमसे रिपोर्ट मांगता हो जैसा उन्होंने मांगा है। आदिल सिंह, अब हम इसीलिए मैं ये चर्चा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और सवाल मेरा यही है, प्रदेश की रिपोर्ट जो कागज पर कार्रवाई करते दिखाना। देखिए, कागज पर तो घर भी बन जाते हैं, कागज पर बहुत कुछ हो जाता है, कागज पर बहुत लोगों को लाभार्थी भी घोषित कर दिया जाता है। इस देश में क्या क्या कागज पे नहीं हुआ है, लेकिन कागज को हकीकत पे उतारना, उसके लिए क्या किया जाए? बात है संकेत जी, बड़ी नहीं, आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो है कार्रवाई एक तरफा है, कागज पे हो रही है, ऐसा नहीं है। कार्रवाई हो रही है तभी तो लोगों को पता लग रहा है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आदिल जी का जवाब जो है कश्मीर में कत्लेआम किया गया, आदिल सिंह बोपरे का जवाब, कांग्रेस की सरकार थी लगातार। बस अनिल जी, एक सेकंड और लोग बोल रहे हैं। आदिल सिंह बोपरे। देखिए संकेत जी, बड़ी सीधी बात है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए नफरत और विभाजन की राजनीति और ऐसे भड़काऊ भाषण इनके लिए ऑक्सीजन है। समझिए, भाजपा को कोसने के लिए ऑक्सीजन है। अगर आप भाजपा के कोई भी नेता को कहोगे कि आप धर्म के नाम पर, विभाजन के नाम पर 5 मिनट की कोई भी ऐसे शब्द ना यूज करो, इनसे 5 मिनट की स्पीच। आप लोग पब्लिक में तो लड़ नहीं पा रहे। तो ये है, भाजपा को आज इन्होंने हर पैरामीटर पे, हर मैट्रिक पे इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मुझे हैरानी होती है कि अभी ये माननीय अनिल जी आके कह रहे हैं कि देखिए जी बेरोजगारी घट रही है, प्राइस राइज कम है। ये कौन सी दुनिया में रह रही है भारतीय जनता पार्टी? आप सुप्रीम कोर्ट में आप रह रहे हो, उसमें हम भी रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का पालन नहीं करते, और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। नुपुर शर्मा अनिल साहब, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान। अच्छा, आप बता दो, अगर यही था तो हम 2014 में सरकार बनाए और 2019 में 3 तो ज्यादा सीटें लेकर के आए। अगर हमने काम नहीं किया था तो जनता ने हमें दोबारा मैंडेट दे दिया, और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। आप नहीं, आपकी सारी बातें सही है, तो भाई बीजेपी, अनुराग ठाकुर जैसे लोग आपके एसेट्स हैं। आप जाकर के सड़क पर सबको बोलो कि बीजेपी को आपकी राजनीति चल रही है। आप जाके कहो ना, आपकी कोई बात माने तो जाके कहो। चलिए मैं यहाँ पर बीच में आता हूँ और एक बार फिर से कानूनी रूप से अनस तनवीर और अश्विनी दुबे से एक सवाल में पूछना चाहता हूँ। हम बता दें आपको, 2024 में हम 350 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अब आप जो है कह रहे हैं अगर हम काम नहीं करेंगे तो कौन मुझे वोट देगा? अहंकार अच्छा नहीं होता अनिल जी, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। अहंकार की बात नहीं है, आप ये ना समझिए कि भाजपा भगवान है। अहंकार की बात नहीं, अहंकार है आपका। मैं आप हमारे प्राइम मिनिस्टर 4 घंटे सोते हैं, कुल अपना अहंकार दिखा रहे सोते हैं, बाकी 20 घंटे काम करते हैं। जनार्दन है, 4 घंटे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। अनिल जी, जनता जनार्दन है।
अच्छा चलिए, मैं यहाँ पर बीच में आता हूँ। वैसे देखिए, एक सेकंड, सुनिए अनिल जी, ऐसा है अनिल जी, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, 4 घंटे नहीं सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो योगी जी और मोदी जी की सेहत के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ कि वो ठीक से सो नहीं रहे हैं। ये बड़ी गलत बात है, उनको सोना चाहिए भाई। ऐसे तमाम उपाय है हमारे वेदों में, उपनिषदों में, जहाँ की 4 घंटे भी नींद ले लो तो उनको अच्छी पूरी नींद लेनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे भाई। अनस तनवीर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे, इतनी उम्र है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अनस, मैं डॉक्टरों का जो कहना है उसके हिसाब से चलना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। बहरहाल अनस तनवीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आगे अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आएगा, कंप्लायंस की बात होगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शंस क्या है? मैं आपको सेकंड गेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देखिए, अगर एक ऐसी स्थिति आती है कि सरकार कानून नहीं बनाती या उस पर परिभाषित नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरवेंशन कर सकता है? नफरत पर नकेल कैसे कसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना। नफरत पे नकेल अभी कसी, धर्म संसद वाले केसेस में नफरत पे नकेल कस दी, बस एक सवाल पूछ के कि आपने इन गाइडलाइंस का कंप्लायंस किया है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मान है, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, वो बहुत ऊपर है, बहुत आगे है, बहुत ऊंची है। तो अगर वो सवाल भी पूछ देते हैं कि आपने कंप्लायंस किया कि नहीं, उसमें पे धर्म संसद और जितनी भी नफरती चीजें हो रही थी रुक जाती हैं कुछ वक्त के लिए। अब ये है कि एफिडेविट कंप्लायंस के फाइल हुए हैं, हमारी अपनी रिपोर्ट्स जाएंगी जो कहती हैं कि कंप्लायंस जमीन पे हुआ ही नहीं है, सिर्फ कागजी कंप्लायंस है। और अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मानती है और सुप्रीम कोर्ट देखती है कि हाँ ये सिर्फ कागजी हुआ है, तो जिस अधिकारी ने भी वो एफिडेविट साइन किया है, जो शासन का प्रतिनिधि है, उसको कंटेम्प्ट में जाता है। हाँ, उसको कंटेम्प्ट में बुला सकते हैं। आपको लगता है, जल्दी से वक्त खत्म हो रहा है, अश्विनी दुबे, आपको लगता है अब ये वक्त आ गया है कि अब अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाए, सीधे सवाल पूछे जाएं कि भाई आपने क्या किया? कागजी कार्रवाई छोड़िए, आपने क्या किया? क्योंकि ये बड़ा आसान है ना ये कहना कि भाई हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, बाद में उसके बाद वो कोई आदमी बरी हो गया, ताकि प्रक्रिया सजा ना बन जाए, इस वजह से अधिकारियों पर एक्शन। हाँ, इसीलिए जरूरी है कि जो पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट को सही तरीके से दोबारा से परिभाषित करते, व्यवस्था है रॉन्गफुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को डील करने के लिए भी। पुलिस एक्ट तो बताइए 1860 या 61 से चला आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसको नए तरीके से परिभाषित करते हुए देखना चाहिए कि आज की तारीख में जो हेट स्पीच, हेट मॉन्गरिंग जैसे ऑफेंसेस है, उसमें जो पनिशमेंट है क्या वो सफिशिएंट है? और दूसरा क्या है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का स्टेट अपने हिसाब से दुरुपयोग करती हैं, सेलेक्टिवली उसको इंटरप्रिटेट करती है। तीसरा, लॉ कैसे इंटरप्रेट होता है? नॉन सेलेक्टिव, नॉन आर्बिट्रेरी और ट्रांसपेरेंट मैनर में। और जकार्ता फाउंडेशन में इंडिया सिग्नेटरी है। जकार्ता फाउंडेशन की जो पूरी की पूरी रिकमेंडेशंस हैं, वो उसको यहाँ पर लगाए ना कि जो रिलीजियस फ्रीडम्स हैं को भी डिफाइन करें, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको किस हिसाब से चेंज करने की जरूरत है उसको भी करें। हेट स्पीच कितने हद तक आप परमिसिबल करेंगे 19(1) एक कॉन्टेक्स्ट में, और 19(2) कैसे आएगा? देखिए, बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप कर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस समय ये कानून आया उस समय परिस्थितियां अलग थी, आज 2022 में अलग है, 20 साल तो आज की स्थिति के हिसाब से परिभाषित कीजिए नफरती बोल को और उसके बाद उस पर हो कार्रवाई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ही ये उम्मीद लगाई जा सकती है? आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। आप बात राजनीतिक करने लगते हैं जब आप बात सिर्फ एक पक्ष की करने लगते हैं। अगर आपको गलती सिर्फ एक पक्ष की दिखती है, आप इंडिकेटिव तौर पे भी बोलते हैं ऐसी बातें जो कि साफ साफ दिखता है कि एक कम्युनिटी के लिए बोली जा रही है, तो उससे भी वैमनेस फैलता है। वो भी एक अपराध है, वो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है।